नमस्कार। आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 120, कोड नंबर 1002 और 2002। मेरठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंटों के लिए बहुत काम आएगा। जो सुनेंगे 20-30 लेक्चरों में ही ये जो है हम इसको पूरा करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, और बहुत काम का आएगा और एग्जामिनेशन पर्पस और नॉलेज के पर्पस से बहुत अच्छा है। तब आप इसे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जो क्वेश्चन हमने सजेस्ट किया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मूल अधिकार क्या होते हैं, इनके महत्व उत्पत्ति पर प्रकाश डालें, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे स्पष्ट करें तथा यह स्पष्ट करें कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इन्हें क्या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, तो अर्थात इनको मूल अधिकारों की क्या वैल्यूज हैं, क्या नियम हैं, मूल अधिकार क्या हैं, इस बारे में इसका जिक्र करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ाया वो तो आपको पता ही है, लेक्चर देख के आप मालूम कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो मैं चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है किसी किताबों में दूसरी में और अन्य हो, लेकिन मैं जिस किताब से नॉलेज प्राप्त करता हूं वो शायद यही है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मौलिक अधिकार, सॉरी मूल अधिकार भी कह सकते हैं, मौलिक अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या ही शब्द है इसके लिए। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इंग्लैंड से गवर्न होता था। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं या उनकी जो सभा थी, उनको बड़ा एक्सपीरियंस मिला ये देखने का कि क्या क्या एट्रोसिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसका सबका प्रभाव हमारे संविधान पर भी आया। तो संविधान के अंदर हमारे जो भाग 3 है, ये विशद रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि मूल अधिकारों को कितना अहमियत प्रदान की गई है। अगर ये कहा जाए कि संविधान का भाग 3 जो है अधिकार पत्र का, हमारे अधिकार पत्र का अधिकार पत्र है, हमारा जो मूल अधिकार है का भाग 3 जो है ये एक मैग्ना कार्टा है, अधिकार पत्र है। अब आप सोचेंगे मैग्ना कार्टा कहां से आए, मैग्ना कार्टा क्या है? एक्चुअली क्या था, 1915 के टाइम में, उससे पहले इंग्लैंड में राजशाही थी। राजशाही में लोगों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार किए जाते थे। तो वहां के नागरिकों ने उसके लिए अनशन करे होंगे, कष्ट उठाए होंगे, डिमांड्स की होंगी, तब जाके वहां के सम्राट जॉन से एक मैग्ना कार्टा इशू किया गया, जिससे इंग्लैंड के नागरिकों को उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की गई, जिसके द्वारा उनके कुछ मूल अधिकार बनाए गए और उन्हें सुरक्षा दी गई। ये 2012 की बात, 1215 इंग्लैंड के सम्राट जॉन से। तो ये सबसे पहला मैग्ना कार्टा जो है, वहां से ये सब आया। इस डॉक्यूमेंट को ही मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है। संसार में मूल अधिकारों का जो जनक जो है, यही डॉक्यूमेंट कहलाता है। 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक एक दस्तावेज बनाया गया, जिसमें नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रता को शामिल किया गया। 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज बनाया गया, जिसमें नागरिकों को एक महत्वपूर्ण अधिकार एवं स्वतंत्रता शामिल किया गया। तो आप देखिए, इस लड़ाई को हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था
कि नागरिकों ने अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे देशों में कितनी जद्दोजहद की है और कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी एट्रोसिटीज को झेला है। तब जब उनके नागरिकों ने मूल अधिकार लिए और हम उन्हीं के सत्ता में थे। और आगे थोड़ा सा सुनना, फिर उसके बाद में जिक्र करेंगे। 1789 फ्रांस के नागरिकों के लिए एक अपना अलग दस्तावेज की घोषणा की गई। 1789 में फ्रांस में नागरिकों के लिए एक अलग दस्तावेज की घोषणा करी, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। नागरिकों के जो अधिकार थे उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया गया। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड में नागरिकों पर हुए अत्याचारों से प्रेरणा लेकर हमारा संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट कर लिया। इतनी सारी क्रांतियां, बगावतें, बातें, परेशानियां जनता की देखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल कर दिया। अब जो मेरा इतनी दूर से जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा था आपको कि मूल अधिकारों को इसके अंदर ही समावेशित कर दिया। किसके अंदर समझ दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आओ निकालो इसे, कौन निकालेगा? और इसको लागू कराने के लिए या इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट ज्यूरिडिक्शन में पावर दी गई कि इनको सुरक्षा करी जाए। देखिए कितना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का सहयोग देखें आप, उनकी नागरिकों के प्रति कितनी सद्भावना थी। थोड़ा सा और आगे चलें तो कुछ और समझेगा। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारी को परिभाषा तो दी नहीं गई है, लेकिन वैसे तो मैं टॉपिक को चाहूं तो 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, ये कह के कि मूल अधिकार जो है कि कोई परिभाषा नहीं है भाग 3 में, लेकिन समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म चुनने, संस्कृति और संवैधानिक उपचार के जो है ये मूल अधिकार होते हैं। हो गया टॉपिक खत्म। मूल अधिकार क्या है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म चुनने का, संस्कृति का, अपनी संस्कृति रक्षा का और संवैधानिक उपचार, ये मूल अधिकार है। भाई ये जस्टिफिकेशन ना होगा। हमारा यह है कि आपके दिमाग में ये भी बैठाना कि फंडामेंटल राइट्स क्या, क्योंकि ये आपको आने वाले इसको सुनने से आपको फायदा होगा कि आपको लॉ के दूसरे फील्डों में से फायदा मिलेगा। क्योंकि लॉ के जितने भी हमारे लॉज हैं इंडिया के इस समय, वो सब संविधान को दिमाग में रख के बनाए गए कि संविधान का तो उनके अंदर कहीं हनन नहीं होता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने इन्हें नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है। उच्च न्यायालय ने इसे नैसर्गिक अर्थात नेचुरल और अतिप्रदेय अधिकार माना है। धीरे धीरे सारे शब्द आपके सामने खुल के भी आएंगे। सब वर्डों के क्लियरिटी भी होगी। एक हमारे यहां फेमस जस्टिस हुए, जस्टिस बेग।
मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में स्पष्ट शामिल है। जस्टिस बेग कहते हैं, ऑनरेबल जस्टिस बेग, देखो कभी कभी मैं हो सकता है कि पढ़ाते वक्त शब्दों को लगाना भूल जाऊं, लेकिन जब मैं जस्टिस बेग कहूं तो ये समझ लें सदैव कि सम्माननीय जस्टिस बेग, और उच्चतम न्यायालय कहूं तो सम्मान्य शब्द को आप मेरे स्टूडेंट सब समझे, क्योंकि कई बार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से स्लिपिंग हो जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय is a custodian of our fundamental right. Honorable Supreme Court of India is custodian of our fundamental right. ये भी आप याद करते रहो, ये अच्छी प्रोब है। इस क्वेश्चन आ जाता है इस पर, इस पंक्ति को डिफाइन करें। लॉ के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में ये कई बार प्रश्न आता है कि एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसको फिर एलोबरेट करके लिखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम धीरे धीरे घटता जाता है। अर्थात ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट्स हमारे नागरिकों को देता है। हमारे नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स ये प्रदान करता है हमारा संविधान। तो ये कोई ऐसी नहीं है कोई अलग से लिख के इनका चार्ट बना रखा हो, नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए, जो नागरिक के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। जस्टिस बेग की विचारधारा देखें आप, कितना बढ़िया जस्टिस बेग साहब ने ये डेफिनेशन दी है। मैं तो डेफिनेशन ही मानूंगा, जब कोई डेफिनेशन नहीं है तो इस तरीके से डिफाइन करना ही डेफिनेशन है। जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो जो मैंने 6 लाइनें पहले पढ़ी थी, सामाजिक, सांस्कृतिक समता, सारी लाइनों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अर्थात इसके बिना हमारा विकास संभव नहीं है। ये देखिए जस्टिस बेग साहब की थिंकिंग, कितने हाईली थिंकिंग लोग हमारे लोग इंडिया में हुए हैं। ये जो आज इंडिया की प्रोग्रेस का कारण है ना, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने हमें रक्षा की, हमारे राइट्स की। ये नहीं कहता अच्छी सरकारें भी आती हैं, खराब सरकारें भी आते हैं, लोग आते हैं, आदमी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स की सदैव रक्षा करता रहा। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है इसका? ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी, परिभाषा जो मुझे जस्टिस बेग साहब ने बताई वो बता दी। संविधान में इन्हें इस उद्देश्य से दिया गया ताकि बहुमत वाली सरकार इनका अतिक्रमण न कर सके। कई बार क्या होता है, जब कोई मेजोरिटी की सरकार आती है तो कोई मिसयूज ऑफ पावर करती है। कभी कभी क्या होता है, जितनी पावर ज्यादा हो जाती है उतना ही आदमी करप्ट और भ्रष्ट हो जाता है, तो मनमानी करने लगता है। अब इनको अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में देने से यह फायदा हो गया कि अब आप इनसे छेड़छाड़ करोगे तो, और उधर ऊपर से जिम्मेदारी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि भाई तुम भी देखो। तो ये जो उद्देश्य है मूल अधिकारों को बनाने का और उनको इंट्रोड्यूस करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो उद्देश्य रहा। ये अधिकार एक स्वतंत्र समाज के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया। उद्देश्य क्या था कि हमारे अधिकारों को कोई छीन न ले, हमारे नागरिकों को जो राइट्स दिए जाएं तो वो उनका वेलफेयर करने के लिए हो, ना कि उनको परेशान करने के लिए, राज्य उन्हें परेशान न कर सके। अर्थात वो नेतागण जो सर्वोच्च, जो बहुमत की सरकार से आ जाए तो निरंकुश बन जाता है कभी कभी आदमी। निरंकुशता को रोकने के लिए, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहने का सिर्फ मारूजा है, कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होकर कभी कभी नुकसान भी कर देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 19-20 की सरकार ज्यादा अच्छी रहती है, मतलब अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो राष्ट्र के लिए बहुत फायदा है। राष्ट्र के लिए क्या कहूं मैं, तो राष्ट्र से भी तो फायदा है ही, साथ साथ हमारे
नागरिकों का भी फायदा, उनको भी एक अच्छा वातावरण मिलता है, तो ये सब मिलता है। तो आगे चलते हैं सर। तो उद्देश्य ये है कि हमने शामिल किया और स्वतंत्र समाज के लिए, उत्थान के लिए ये जरूरी थे। महत्व क्या है साहब इनका, लाइन में आपको डिफाइन करता चल रहा हूं। उच्चतम न्यायालय, मूल अधिकार नागरिकों को राज्य की ओर से दान नहीं है। महत्वपूर्ण देखिए आप कितने महत्वपूर्ण है। आदरणीय उच्च न्यायालय कहते हैं, सम्मान्य उच्च न्यायालय कहते हैं कि ये सरकार, देखिए इसमें मूल अधिकार में दो पार्टीज हैं, एक तो सरकार और सरकार का तंत्र अर्थात कार्यपालिका, और दूसरी तरफ जनता और जनता के लिए न्यायपालिका। लड़ाई नहीं है कुछ भी। कार्यपालिका राज्य, राज्य की जो व्यवस्था है उसके कानून है वो कैसे बने हैं क्या नहीं बने, और दूसरी तरफ नागरिक। अगर राज्य नागरिक के ऊपर सख्ती करता है, सख्ती करे, करनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं। तो जैसे जैसे आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि राज्य क्या क्या कर देता है कभी कभी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आगे सुनाऊंगा तो बताऊंगा आपको, आपको पता लगेगा कि राज्य ने क्या क्या किया, कैसे कैसे लोगों के साथ अन्याय हुए हैं इस देश में, और किस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रक्षा की है। तो उच्चतम न्यायालय कहता है महत्व के बारे में, मूल अधिकार नागरिकों को राज्य की ओर से कोई दान नहीं है। भाग 3 मूल अधिकार प्रदान ही नहीं करता, वरन इस बात की भी पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। ये जो चैप्टर है भाग 3 में मूल अधिकारों के विषय में दिया गया है, ये उनकी पुष्टि करता है, उन्हें अपने अंदर शामिल करता है और उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता है। तो ये भी तो मूल अधिकार ही समझो आप। अब फिर मूल अधिकार को जब मैं बताऊंगा आगे, धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको। अगर आपने मूल अधिकार पूरे क्लियर हो गए ना, फिर आगे कुछ नहीं है। मूल अधिकार ही बड़े हैं ये, इन 7-8 को ही बताने में, जो 6-7 ये हैं, इनको बताने में ही टाइम लगेगा मेरा। उसके बाद तो ये समझो पन्ने पलटने हैं आपको। आगे तो धीरे धीरे छोटा सा मामला है, फिर तो राष्ट्रपति साहब रह जाएंगे हमारे, राष्ट्रपति साहब पढ़ाने। प्रधानमंत्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा पार्ट प्ले, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं प्रधानमंत्री पे, अधिकतर राष्ट्रपति पे आते हैं। यह इन फंडामेंटल राइट्स को टच करता है। तो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको बता रहा हूं। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा बताना पड़ता है आपको, इससे पढ़ाने वाले का माइंड भी रिलैक्स होता है और आप भी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस कोई सुन नहीं सकता इतना लंबा लेक्चर। कई बार क्लासेस में आपने देखा होगा, जब क्लासेस होती हैं, बच्चे कितना अच्छे टॉपिक हो फिर भी ऊँघने लगते हैं। तो इसलिए प्रोफेसर्स जो अच्छे होते हैं या टीचर्स अच्छे होते हैं, वो बीच बीच में कोई ऐसे मजाकिया बात करते हैं जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए या उन्हें जज को आ जाए। देखो बड़ा नीरस विषय है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वैसे ही 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दिमाग को बड़ा हिलाते हैं। एक तो जूरिस्प्रूडेंस और एक ये, बाकी में तो आपको आईपीसी वगैरह में तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स और ये जो है आपके दिमाग को दे ही कर देते हैं। तो चलते हैं आप आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस है। देखिए मान लो सपोज करो आपको आपके मुताबिक जीने का अधिकार है, लेकिन आपका जीना दूसरे के लिए हानि ना हो जाए। जैसे मान लो सपोज करो आपको पार्क में घूमने का अधिकार है, पार्क में और लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन आप डंडा लेके घूमे, आप डंडा लेके घूमे और घूमते चले तो 4 आदमियों को लग सकता है। अगर आप ये कहें कि नहीं, ये दिस इज माय फंडामेंटल राइट,
तो वॉक इन द पार्क, हाँ ठीक है, वॉक इन द पार्क योर फंडामेंटल राइट। आप घूमे, कौन मना करता, लेकिन भाई दूसरों को डंडा ना लगे आपका। एक तो ये उदाहरण है हल्की हल्की सी। दूसरा एक और आपको देता हूं, दिमाग से उतर गया वो, देते देते सोचते सोचते मुझे लगता है 20 मिनट हो गए, थोड़ा आगे खींचूं, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। आप रेडियो सुनते हैं, आपका राइट है ये कि आप अपनी मर्जी के गाने सुन सकते हैं, ये भी आपका राइट है। लेकिन आप उसको इतनी जोर से सुने कि दूसरों के खिड़की दरवाजे टूटने लगे, फिर ये आपका राइट नहीं है। इसको रोका जा सकता है, इसको रोकने के लिए पुलिस आ सकती है, आपको रोक सकती है। आप ये नहीं कह सकते इट वाज माय फंडामेंटल, इट इज माय फंडामेंटल राइट। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट वो आपका तभी तक है, कोई भी चीज, जब तक आप एक नियम और मर्यादा में रहते हैं। तो आप याद रखें कि फंडामेंटल राइट आपके एब्सोल्यूट नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जब तक कि भारत, आप ऐसा बोलते हैं जिससे भारत को नुकसान नहीं होता। लेकिन जहां आपका बोलना भारत की अखंडता को नुकसान करेगा, तो फिर संविधान इसकी भी इजाजत नहीं देता। देखिए, दिस इज ए वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत ही सर्वोच्च संतों द्वारा बनाया गया। मैं तो संत कहता हूं इनको, अंबेडकर साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं संत कहता हूं। जो उन्हें कुछ कहते हो सब उनकी विचार है, लेकिन मैं उन्हें संत मानता हूं। इत उच्च विचारधाराओं से प्रेरित होकर ऐसा संविधान बनाना किसी छोटे मोटे व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति ही ऐसे संविधान का निर्माण कर सकता है जिस पर ईश्वर की बड़ी विशेष अनुकंपा। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान खेल नहीं होता। लोगों को परेशान करना आसान खेल हो सकता है, लेकिन लोगों पर दया करना आसान खेल नहीं होता। कंजूसी आसान सिद्ध हो सकता है, लेकिन दान करना आसान नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है उसको अपने दिमाग में रखें कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट। इनको कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट जब ये राष्ट्र हित के खिलाफ होंगे। जरा सा आप ये भी समझ लें कि मूल अधिकारों का निलंबन कब हो जाएगा। अगर कोई क्षेत्र अशांत है और वहां मिलिट्री का लॉ लागू हो गया, अर्थात आर्टिकल 34, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। ये जब आगे पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे कौन सी जगह स्थितियां हैं वो। आप यहीं पर रखें, मूल अधिकारों का निलंबन जब मिलिट्री लागू हो, आर्टिकल 34 में कंट्रोल होगा। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं ये। नंबर 3, आपातकाल सेक्शनों की आदत पड़ी हुई है ना। आर्टिकल 352, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। उन शक्तियों में के समय में जब बाह्य युद्ध हो, बाह्य आक्रमण देश पर हो रहे हो, या अशांति का वातावरण हो और चारों तरफ हाहाकार मचा हो, ऐसी परिस्थितियों में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। उसे संकटकालीन कहते हैं। उसमें सारी फंडामेंटल राइट्स को आपसे कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है जब तक शांति कायम नहीं होती। 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। प्रतिरक्षा सेनाओं के संबंध में, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, जैसे जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ सैनिकों को, सेना के सदस्यों को कुछ राइट्स ऐसे इलाकों में दिए जाते हैं। तो जब उन्हें शांति करनी होती है तो कुछ राइट्स की जरूरत होती है। ऐसे में नेचुरल है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, थोड़े से का। उन्हें हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन कभी कभी शांति कायम करने के लिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ऐसे में उनको निलंबन कर दिया जाता है जब प्रतिरक्षा सेनाओं के सदस्य के संबंध में A33 का मतलब है आर्टिकल 33। तो इन परिस्थितियों में
जब मिलिट्री का शासन हो, संविधान का संशोधन हो, आपातकाल हो और प्रतिरक्षा सैन्यों के सदस्यों के संबंध में A34, A368, A352, A33 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन एक लिमिट तक किया जा सकता है। उस समय इनको सर्वोच्चतम न्यायालय कंसिडर नहीं करेगा, आप पर उनका बैरियर रहेगा। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध संरक्षण है। मूल अधिकार हम केवल उन नियमों के खिलाफ ले सकते हैं जो कि राज्य के ऐसे नियम बना दिए जो हमारे पर दुष्कर हो रहे हैं या हमें परेशान करने वाले नियम है, तब हम इसका फायदा ले सकते हैं, तब इनको हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जनता का आदमी हमारे से लड़ाई लड़े, हमारा सिर फोड़ता है, तो ये फंडामेंटल राइट का नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे नियम है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को तभी ऑब्जर्व ले सकते हैं क्योंकि राज्य शक्तिशाली है। तो राज्य के शक्तिशाली होने के कारण से उससे लड़ने वाला भी शक्तिशाली चाहिए, अर्थात उसको आज्ञा देने वाला, तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में इसको मूल अधिकार का विरुद्ध जो संरक्षण है वो राज्य के खिलाफ है। ये छोटे मोटे व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, छोटे मोटे आदमियों के खिलाफ, राज्य के खिलाफ है। जब राज्य शक्ति का दुरुपयोग करता है तब इसके संरक्षण किसी व्यक्ति को अवैध कार्यों के प्रति नहीं है। जब राज्य शक्ति का दुरुपयोग करता है तब इसका संरक्षण है। अगर कोई आदमी में परेशान कर रहा है उससे नहीं, राज्य से या राज्य का कर्मचारी, प्राधिकारी, आगे बताऊंगा उसको, उनके लिए तो अन्य लॉ मौजूद हैं। राज्य की परिभाषा क्या है? अब जरा राज्य की परिभाषा देखो। भारत सरकार एवं संसद राज्य है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, भारत सरकार, लगता तो मुझे आर्टिकल 12, कहीं गलती ना होगी। हाँ, राज्य की डेफिनेशन, राज्य के अंदर कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। भारत सरकार और संसद तो आपकी समझ में आती है, राज्य सरकार विधानमंडल समझ में आती है, कानून बनाते हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी, वर्ड को सुन लें, सभी स्थानीय प्राधिकारी या चौथा अन्य प्राधिकारी। अब जरा इनके बारे में सुन लीजिए। स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है। जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ प्रवर्तित करने को भी शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अर्थात वही व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी कहलाता है। जिस व्यक्ति के अंदर से, जिसमें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है, वही राज्य है या स्थानीय प्राधिकारी आता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अन्य प्राधिकारी जो शासकीय, देखिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल व्यूज है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी। इसमें दो जजमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। अभी है टाइम? हाँ है, 2 मिनट। जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, इस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति जैसे यूनिवर्सिटी या कंपनी आदि को इस पदावली के अंतर्गत राज्य नहीं माना जाता। AIR 1953 मद्रास पेज 67 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार लिया। एक मिनट रुकें जरा सा। देखिए कभी कभी गलत ना हो जाए ना, इसलिए आर्टिकल किताब से टच करते रहना पड़ता है हमें। देखो निकल गया ये थोड़ा सा। कहाँ चल रहा था ये? मिलेगा तो जरूर, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आंख चूक जाती है। हाँ, मद्रास पेज 60।
AIR 1953 मद्रास पेज 67 में यह निर्णय लिया उन्होंने कि यूनिवर्सिटी और कंपनी राज्य में नहीं आती। लेकिन AI 1967 सुप्रीम कोर्ट 1857 में क्या कहा गया वो सुने। आर्टिकल 12 में प्रयुक्त अन्य अधिकारी शब्द में वो सब अधिकारी आते हैं, वो सब प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसी कानूनी प्राधिकारी शासकीय या प्रभुत्ता संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हो। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवास बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब को भी अन्य प्राधिकारियों की श्रेणी में शामिल किया गया और इनके खिलाफ रेमेडी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। तो AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज 1857 ये कहा कि ये भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जबकि उन्होंने अन्य पदाधिकारी की श्रेणी में इनको नहीं रखा था AIR 1953 में मद्रास वालों ने, लेकिन यहां माना गया। तो आप भी ये मान के चलिए, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब नियम बनाते हैं बोर्ड्स, अगर ये गलत नियम बनाएंगे तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है। तो ये था मूल अधिकारों का एक छोटा सा आपके सामने। अब आगे से अब ये मूल अधिकार मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ सिद्धांत मुझे बताने थे। जैसे एक तो मुझे आपको बताना था न्यायिक प्रलोभन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 13। दिन ब दिन देखता हूं लेक्चर बढ़ते जाते हैं, टाइम बढ़ता जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक करणीयता का सिद्धांत, पृथक करणीयता का सिद्धांत आर्टिकल 13 में आता है। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ये कभी कभी डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ये कभी भी एक एक दो नंबर के प्रश्न के 4 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो उसके दृष्टिकोण से रखे ये मैं चाहता हूं कि आपके देखिए, सुनने से कई बार एक बात दिमाग में रह जाती है। आपने कभी ये वीडियो बैठ के खाली फुर्सत में देखा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और दिमाग में बैठने का फायदा क्या होगा, कभी एग्जामिनेशन में आ गया यार हमने तो वो सुना था, ये सुन के बाद जितनी अच्छी याद होती है ना, पढ़ने से उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए सुना है। और मैं भी बना रहा हूं, शौक में बना रहा हूं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। आगे देखते हैं कि अगला लेक्चर में हम इसको जो आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।